परीक्षा में पूछे जाने वाले पाठ 5 वार्षिक हिसाब के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। किताब में बड़े बड़े सवाल हैं, उतने में सवाल पूछे जाते नहीं हैं। कठिन कठिन समायोजन दिए वो भी नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस क्या बोलते हैं छोटे सवालों का अध्ययन करेंगे क्योंकि यही परीक्षा में आते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले श्री सूर्यकांत का तारीख 31/3/2024 के रोज की सकल तलपट तथा समायोजन पर से उसका वार्षिक हिसाब तैयार करें। सूर्यकांत का तारीख 31/3/2024 के रोज का सकल तलपट, खाता का नाम, खाता पृष्ठ, उधार बाकी रुपए, जमा बाकी रुपए, पूंजी आहरण दिया है। इसको हम साथ में पहले समायोजन से हम लोग शुरुआत करते हैं। समायोजन में क्या दिया है, पहला है अंतिम स्टॉक की वही कीमत 35,000 है, बराबर 35,000 है कीमत। इस स्टॉक के लिए 5,000 की रिपेयरिंग खर्च की आवश्यकता है। तो हम लोग 35,000 में से 5,000 घटा देते हैं तो हमारा अंतिम स्टॉक की कीमत कितनी होगी 30,000। और 30,000 की एंट्री अंतिम स्टॉक की कहाँ पर असर होती है, एक तो पक्की तलपट में संपत्ति लेना की तरफ और व्यापार खाते के जमा तरफ इसकी एंट्री की जाती है। तो दोनों जगह पे पहले व्यापार खाते में लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा व्यापार खाता है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग अंतिम स्टॉक कितना है, अंतिम स्टॉक तो 30,000 है। दूसरी एंट्री क्या करेंगे पक्की तलपट में, तो ये हमारी पक्की तलपट है तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अंतिम स्टॉक कितना लिखना है 30,000 लिखना है। अब लोग आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, साथ साथ में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। सपोर्ट करने की ज़रूरत है आपको, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें। दूसरा देखते हैं पूंजी पर 5% ब्याज गिनना है। इसका हम लोग करते हैं, सबसे पहले पूंजी देखना पड़ेगा, पूंजी कौन सी होती है। अब यहाँ पर देखोगे पूंजी आहरण दिया है तो आपको ऐसा लगेगा कि पूंजी 3,000 है और आहरण 45,000 है। ध्यान रखना है पूंजी हमेशा कहाँ लिखी जाती है, जमा तरफ लिखी जाती है। जब भी ऐसा दिया हो तब तो पूंजी कहाँ लिखी जाएगी, जमा बाकी होती है पूंजी की, और आहरण कितनी होती है 3,000 उधार बाकी होती है। तो हम लोग इसकी पहले पक्की तलपट में लिखेंगे असर। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा वैसे यहाँ पर, तो यहाँ आप लिखना पूंजी दायित्व, तो यहाँ संपत्ति लेना। तो सबसे पहले लिखते हैं पूंजी लिखते हैं। पूंजी कितनी थी हमारी, तो पूंजी थी 45,000 पूंजी है, बराबर। पूंजी पर ब्याज प्लस किया जाता है, पूंजी पर ब्याज क्या किया जाता है प्लस किया जाता है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर इसका 5% होता है 2250 होता है। कितना होता है 2250। और यहाँ पर हम लोग फिर यहाँ लिखेंगे शुद्ध लाभ हम लोग को ज्ञात करेंगे तब लिखेंगे। टोटल करते हैं, उसमें से आहरण घटाया जाता है, आहरण पे ब्याज हो तो उसको भी घटाया जाता है। ओके, पहले हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं। इसकी एंट्री पूंजी का ब्याज और दूसरी असर कहाँ पर होगी, लाभ हानि के उधार साइड लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा खर्चा है। तो समायोजन दिया, मकान पर 2.5% और फर्नीचर और फिक्सर पर 5% घिसाई गिनना है। तो 2 घिसाई गिनते हैं, फर्नीचर और मकान देखते हैं। सबसे पहले मकान देखते हैं कहाँ पर है मकान, तो मकान बराबर मकान देखते हैं यहाँ पर, ये रहा मकान। ओके, मकान कितना है 40,000 का है। सबसे पहले कहाँ लिखा जाएगा, पक्की तलपट में असर दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पक्की तलपट में असर देते हैं, यहाँ लिखते हैं मकान कितना है 40,000 का है। ओके, 40,000 का मकान है। अब उस पर हमको देना है घिसाई माइनस घिसाई कितना परसेंट लेना है, तो 2.5% लेना है। तो देखता हूँ कितना आता है। ओके, तो कैलकुलेशन किया तो कितना आया है 1,000 आया है। कितना आया है 1,000। उसके बाद इसको घटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 39,000 बचेगा। इसको क्या लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार तरफ में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो लाभ हानि खाते में
घिसाई लिखेंगे मकान की घिसाई, मकान की घिसाई, मकान की घिसाई कितनी आई है, 1000 रुपये आई है। ओके, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज लिखना रह गया। पूंजी पर ब्याज कितना था, 2250 था। ओके, 2250, 2250, 2250। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखना है फर्नीचर, फर्नीचर लिखा था तो फर्नीचर फिक्सर लिखना, खाली फर्नीचर लिख दोगे तो भी चलेगा। फर्नीचर कितने का था तो देख लेते हैं। तो फर्नीचर है हमारा 5000, उस पर घिसाई कितनी गिननी है, 5% गिननी है। तो फर्नीचर कितना है, 5000 होता है, और घिसाई गिनते हैं। घिसाई तो 5000 का 5% होता है 250, 250 घटाते हैं तो कितना आता है हमारे पास यहाँ पर 4750। ओके, 4750 आता है। ओके, अब इस घिसाई को कहाँ लिखना पड़ेगा, लाभ हानि के उधार तरफ लिखते हैं। लाभ हानि पर तो लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर की घिसाई कितनी है, 250 है। कितनी है, 250। ओके, आगे देखते हैं। 3 समायोजन हो गया। चौथा समायोजन है तारीख 31/3/2024 के दिन 20 रुपये स्टेशनरी का स्टॉक है, यानी अंतिम स्टॉक है। तो इसको तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, अंतिम स्टॉक को स्टेशनरी का, तो ये आएगा हमारे पक्की तलपट में संपत्ति लेना तरफ आता है। देखते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टॉक, अंतिम स्टॉक है स्टेशनरी का, कितना है, 20 रुपये है। दूसरा असर कहाँ पर होगा, लाभ हानि में होगा। तो लाभ हानि में करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं स्टेशनरी दिया है कहीं, स्टेशनरी, ये स्टेशनरी दिया है, कितना दिया है, 200 दिया हुआ है। कितना दिया है, 200। तो इसको लाभ हानि खाते में लिखेंगे और 20 रुपये की भी असर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी खर्च कितना है, 20 है, और स्टॉक बचा है स्टेशनरी का, स्टेशनरी स्टॉक को घटाएंगे 20 रुपये, घटाएंगे तो कितना यहाँ रह जाता है, 180 हो जाता है। कितना हो जाता है, 180। आगे देखते हैं, दोनों जगह असर हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे डूबत ऋण की तरह, 5वां समायोजन है, अंतिम समायोजन है। डूबत ऋण की तरह ₹360 अपलिखित करना है और 5% डूबत ऋण अनामत की का प्रावधान करो। डूबत ऋण का प्रावधान भी करना है और हमको अपलिखित भी करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देनदार देख लेते हैं, देनदार कितना है ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेनदार अगर जैसे समझो ये लेनदार है तो ये आ गया, देनदार है तो इधर ध्यान से समझना है पूंजी कहाँ लिखी जाती है। ये कन्फ्यूजन कराने वाले सवाल है, इस तरह से आते हैं। देखो लेनदार की जमा बाकी होती है और देनदार की उधार बाकी होती है, बराबर। आपको कभी ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ से देख लेने का, इधर से, जैसे कौन किधर साइड होता है। स्टॉक दिया, स्टॉक कहाँ लिखा जाता है, संपत्ति होता है ना, संपत्ति किधर साइड लिखी जाती है, इसमें उधार तरफ। तो यानी देनदार भी क्या होगा, उधार होगा, बराबर। तो ये 30,360, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोग देखते नहीं है। लेनदार है तो इसको लेनदार, इसको देनदार, तो सवाल तो गलत होगा। चलो हम देखते हैं देनदार कितना है, 30,360 है, बराबर। देनदार हम लोग अब इसकी करते हैं। सबसे पहले पक्की तलपट में लिखते हैं देनदार, देनदार, देनदार कितने हैं, देनदार है 30,360 है। ओके, उस पर डूबत ऋण हमको दिया हुआ है तो माइनस करेंगे डूबत ऋण, डूबत ऋण माइनस करते हैं, कितना होता है 360, घटा देते हैं तो हमारे पास आता है 30,000। कितना आता है, 30,000। ओके, अब यहाँ पर हमको डूबत ऋण अनामत करना है, बराबर। डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत कितने % बोला था, तो देख लेते हैं कितना बोला है, 5% बोला है। तो इसका 5% को तो 5 दिया 1500 होता है।
घटा के लिखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 28,500 आता है। इन दोनों का असर देना पड़ेगा लाभ हानि खाते में। ओके, तो हम लोग लिखते हैं लाभ हानि में। तो लाभ हानि में लिखते हैं सबसे पहले पूरा हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं डूबत ऋण का, जिससे आपको समझ में आए। बार बार आप लिखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो डूबत ऋण जो होगा सकल तलपट का, सकल तलपट के, और फिर प्लस किया जाता है डूबत ऋण समायोजन का, समायोजन का। तो समायोजन का अभी हमने ज्ञात किया था, कितना आया था, 360 दिया है समायोजन में, प्लस डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत तो कितना है यहाँ पर, तो ये है भी है समायोजन का, कितना आया है 1500, माइनस करते हैं डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत किसका है, सकल तलपट का, सकल तलपट का, वो घटाते हैं, बराबर। अब हम लोग देख लेते हैं सकल तलपट में कहाँ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो देखो डूबत ऋण दिया है 240 और डूबत ऋण अनामत दिया है 2500, ये सही तरह से दिया हुआ है। डूबत ऋण की उधार बाकी होती है, डूबत ऋण अनामत की जमा बाकी होती है। तो इसको हम लोग लिखते हैं दोनों को 240 और 2500। तो ये लाभ हानि खाते में तो कितना था हमारे पास, ये 240 था। ओके, और यहाँ पर कितना आया है, 2500 आया है। ओके, 2500 आया है सबको। ये देखो, ये माइनस करना है, ये प्लस करना है, तो मैं देख लेता हूँ कितना आता है। तो इसका टोटल हमने किया तो माइनस में 400 आया है। माइनस में 400 आया तो यहाँ लिखेंगे नहीं, बराबर। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर सामने से लाए, क्या लिखेंगे, सामने से लाए डूबत ऋण अनामत, कितना लेके आए हैं, 400 रुपये लेके आए हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब हम लोग लाइन से देख लेते हैं। पूंजी और आहरण का हो गया है। यहाँ पर खरीद बिक्री का देख लेते हैं, खरीदी कौन सी है, बिक्री कौन सी है। तो देखेंगे यहाँ पर कितना होता है। देखेंगे खरीदी हमेशा उधार बाकी होती है और बिक्री हमेशा जमा बाकी होती है। तो ये सही लिखा है, तो इसलिए लिखे थे ये खरीदी है, व्यापार खाते में खरीदी लिखेंगे 82,000 और बिक्री लिखेंगे कहाँ पर, व्यापार खाते के जमा तरफ। खरीद बिक्री का करते हैं यहाँ पर व्यापार खाते में। यहाँ लिखते हैं खरीदी कितनी है, तो खरीदी है 82,000 है। ओके, और बिक्री कितनी है, तो यहाँ लिखते हैं बिक्री कितनी है, 1,20,500 है, 1,20,500 है। आगे देखते हैं माल वापसी। तो माल वापसी कौन किधर साइड है, खबर नहीं पड़ रहा है। तो माल वापसी में देखो, खरीद वापसी जो होती है ना, खरीद वापसी वो जमा तरफ होती है। तो क्योंकि खरीदी उधार तरफ, तो खरीद वापसी जमा तरफ। तो खरीद वापसी कितना है, 1700 है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर खरीद वापसी माइनस खरीद माल वापसी कितना है, 1700 है। ओके, 1700 है। अब यहाँ पर घटा के यहाँ लिख देते हैं कितना आता है। यहाँ देखते हैं हमारे पास 80,300 आता है। कितना आता है, 80,300। और फिर यहाँ पर लिखते हैं क्या आएगा, बिक्री वापसी। बिक्री इधर आती है तो बिक्री वापसी इधर साइड आएगी। बिक्री वापसी की हमेशा उधार बाकी होती है। 2100 है, तो यहाँ लिखते हैं इधर साइड में माइनस बिक्री वापसी या माल वापसी कितना है, 2100। घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, देख लेता हूँ। तो आता है इसमें से 1,18,400 आता है। हो गया यहाँ पर। अब लोग देखते हैं प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड के विनियोग।
अब आपको समझना होगा, देखो ये प्रोविडेंट फंड जो है वो दायित्व का होता है और प्रोविडेंट फंड विनियोग होता है, संपत्ति होती है। संपत्ति क्या होती है, हमेशा उधार बाकी होती है। तो देखो संपत्ति में आपको समझ में आया, तो देखो स्टॉक उधार साइड में है तो प्रोविडेंट फंड के विनियोग भी उधार साइड में होंगे, यानी कि ये कन्फ्यूजन कराने वाला है। तो यहाँ पर 12,000 कहाँ पर आएगा, प्रोविडेंट फंड के विनियोग 12,000 आते हैं। तो पक्की तलपट में विनियोग कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना की तरफ, और प्रोविडेंट फंड को कहाँ लिखेंगे, उधार तरफ लिखते हैं। तो प्रोविडेंट फंड का विनियोग यहाँ लिखते हैं, प्रोविडेंट फंड का विनियोग कितना आता है, प्रोविडेंट फंड का विनियोग तो आता है 12,000 आता है। ओके, और यहाँ लिखते हैं प्रोविडेंट फंड कितना है, 13,000 था। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आ गया है हमारा प्रोविडेंट स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक 18,000 है, कहाँ पर लिखा जाएगा, व्यापार खाते में लिखा जाता है। तो यहाँ पर व्यापार खाता है तो लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक कितना है, प्रारंभिक स्टॉक है 18,000, तो यहाँ लिखते हैं 18,000। ओके, आगे देखते हैं। अब हमने ये लिख दिया, फर्नीचर का लिख दिया है, फर्नीचर दोनों का हो चुका है, इसका भी हो गया है। लेनदार लिखना बाकी है, तो लेनदार कौन है, देनदार कौन है, तो देखोगे लेनदार जो होता है, लेनदार कहाँ पर आएगा, जमा बाकी होती है। लेनदार की हमेशा जमा बाकी होती है, जबकि देनदार की उधार बाकी होती है। आगे पीछे लिखा है तो आपको ध्यान में रखना है। बराबर, देखो देनदार क्या होता है, संपत्ति, तो संपत्ति उधार तरफ लिखी जाती है, और ये दायित्व होता है तो जमा तरफ है। 41,000 लेनदार आते हैं। ओके, तो पक्की तलपट में लिखते हैं पूंजी दायित्व की तरफ, लेनदार कितना है, लेनदार 41,000 है। ओके, आगे देखते हैं। बट्टा कितना है, तो यहाँ पर देखो बट्टा दिया 500 और 300 दिया हुआ है। जो उधार है वो दिया बट्टा है, और जो जमा है वो प्राप्त बट्टा है। तो दिया बट्टा प्राप्त बट्टे की एंट्री करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दिया बट्टा कितना है, लाभ हानि में लिख रहे हैं, कहाँ पर लिख रहे हैं, लाभ हानि में। दिया बट्टा है 500, लाभ हानि खाते में 500, और यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, लिया बट्टा प्राप्त बट्टा। ओके, प्राप्त बट्टा कितना आया है, 300 रुपये आया है। प्राप्त बट्टा कितना आया है, 300। आगे देखते हैं। स्टेशनरी खर्च हमारा हो गया है, और सामान्य खर्चा 11,200 आता है। क्या पर लिखेंगे, लाभ हानि के उधार तरफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सामान्य खर्चा कितना है, यहाँ पर 11,200 है। ओके, अब देखते हैं वेतन भी लाभ हानि के उधार तरफ लिखा जाएगा 18,000। बराबर, तो लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिखते हैं वेतन 18,000 लिखते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं आवक मालगाड़ी भाड़ा, कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार तरफ लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ पर आवक माल गाड़ी भाड़ा कितना है, 18,300 है, कितना है, 300 है। और यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण अनामत, तो इसका हो गया। तो सब कुछ हमने कर लिया है। अब हम लोग टोटल देख लेते हैं कितना आता है। तो इसका टोटल कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कितना आता है। ओके, तो देखो इसका टोटल जो है मैंने गणना कर ली है, पूरा इसका टोटल आता है 1,48,400 आता है, 1,48,400। और यहाँ भी लिखते हैं 1,48,400, 1,48,400 में से हमने ये सब घटाया है। इन तीनों को घटाएंगे तो हमारे पास आता है 49,800 आता है। 49,800 ये क्या है, सकल तलपट है। ये हमने ज्ञात किया, इसलिए क्वेश्चन मार्क ज्ञात किया है, लगा दिया है। अब लाभ हानि खाते की तरफ देखते हैं। तो सकल लाभ हमको कितना हुआ, लाभ हानि में लिखेंगे जमा तरफ सकल लाभ कितना आया है, 49,800 आया है। कितना आया है, 49,800।
अब इसको टोटल मारेंगे तो कितना आता है यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा टोटल मार देते हैं लावानी के। 49 है, 500 जोड़ दो तो डायरेक्ट उसमें हम लोग पता पड़ेगा 50,000 कितना होगा, 700 जोड़ना है ना इसमें, तो हो जाएगा 50,500 हो जाता है, 50,500। अब ये सभी को हम लोग 50,500 में से घटा लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं। तो मैंने घटा लिया है, यहाँ लिख देता हूँ पहले 50,500। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आया है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कितना आया है, शुद्ध लाभ तो घटाया तो हमारे पास आया है यहाँ पर 1,60,000 सॉरी 16,020 आया है, 16,020 आया है। तो सकल तलपट में हम लोग लिखेंगे इसको, तो यहाँ लिखते हैं कितना आया सकल तलपट में, 16,020 रुपये आता है। इसका टोटल करते हैं तो हमको पता पड़ेगा कितना आता है, मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आहरण का लिखना रह गया है 3,000। ओके, 3,000 लिखा है। अब यहाँ पर पूरा टोटल करके सब लोग देख लेते हैं कितना आता है। तो इन सबको टोटल 63,270 और 3,000 इसमें से घटाया तो 60,270 आता है। ओके, अब हमको सब लिख दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं टोटल किसका ज़्यादा आता है, दोनों साइड बराबर टोटल आता है कि नहीं आता है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो दोनों साइड का टोटल आया है 1,14,270 आता है, 1,14,270 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।